नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 4 सितंबर 2021। स्वागत है आपका द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन में। ये एडिटोरियल डिस्कशन हम हिंदी में करते हैं। सेशन का पीडीएफ भी आपको हिंदी में मिल जाएगा। उसके लिए बुद्धा इस चैनल को आप ज्वाइन कर लें। यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज हम 2 आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले कि आज एक नया इनिशिएटिव के रूप में लॉन्च हुआ है, ये कि आपको मेंस के लिए आंसर राइटिंग करने के लिए आपको मिलेगा। जो हम डिस्कशन करते हैं उसी से एक क्वेश्चन अभी आप हमने स्टार्ट किया, तो एक क्वेश्चन आपको डेली मिलेगा आंसर राइटिंग करने के लिए। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा नीचे, जिसका नाम रहेगा बुद्धा आईएएस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। ठीक है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम AWP। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे। 2 चैनल रहेगा, एक ऑफिशियल रहेगा, तो एक ऑफिशियल पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, प्रीलिम्स यान मिलेगा, सेशन का पीडीएफ मिलेगा। दूसरा जो चैनल रहेगा उसमें आपको आंसर राइटिंग जो आप लिखेंगे, आप जो आंसर करेंगे उसका आंसर लिख के आपको वहाँ पे पोस्ट करना है। आप वहाँ पे भेज देंगे, जहाँ से आपके जो दोस्त होंगे, साथी होंगे, वो भी आपका फीडबैक देंगे, रिव्यू देंगे, और हो सकता है तो हम भी यहाँ पे देंगे। ठीक है, आपको हो सकता है किसी एक बच्चे का, 2 बच्चे का मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे आपके आंसर चेक हो जाए। तो यदि आप मेंस का आंसर राइटिंग अभी से करना स्टार्ट कर रहे हैं, खासकर जो 2022 के लिए स्टूडेंट है, उनके लिए सबसे बेटर रहेगा। तो आज हम दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला जो आर्टिकल रहेगा वो मनरेगा से रिलेटेड रहेगा। दूसरा जो आर्टिकल रहेगा वो हिमालय क्षेत्र में सरकार के द्वारा एक डैम बनाने की, विद्युत परियोजना बनाने की बात की जा रही है, 7 परियोजना, उससे रिलेटेड है। उस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। पहला आर्टिकल मनरेगा से रिलेटेड है। इसको जीएस पेपर 2 के शासन व्यवस्था से आप कनेक्ट कर सकते हैं, या जीएस पेपर 3 के रोजगार से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कल्याणकारी योजना से भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे चीज़ों से आप इसको लिंक कर सकते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि हाल ही में आपने जिस तरह से देखा है कि कोविड लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोगों को अपने शहर को छोड़ के गाँव में शिफ्ट होना पड़ा, गाँव में आना पड़ा। जब उनके पास गाँव में आना पड़ा तो उनके पास रोजगार नहीं था। तो रोजगार के लिए एक सबसे बड़ा साधन के रूप में मनरेगा जो स्कीम है, मनरेगा जिसको 2006 में बनाया गया है, जिसका पूरा नाम है, इसका नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत बनाया गया है मनरेगा। इसमें क्या होता है, इस मनरेगा का उद्देश्य ये है कि ग्रामीण परिवारों को, जो वयस्क सदस्य है, उनको कम से कम 100 दिन तक का क्या मिले, मजदूरी मिले। कौन सा मजदूर? जो अकुशल है, मतलब स्किल नहीं है, उनको भी रोजगार देने की बात कही जा रही है। इससे क्या होगा, यहाँ पे जो ग्रामीण स्तर पे जो गरीब है, उनकी आय में वृद्धि होगी। शहर में जो पलायन होता है, पलायन को प्रवाह को रोकने में, पलायन को रोकने में कहीं ना कहीं ये काम करेगा, नियंत्रित करेगा। उसके बाद आर्थिक और आपदा के समय में यह एक जीवन रेखा के रूप में काम करता है कि एटलीस्ट इतना तो है कि कम से कम हमें 100 दिनों का रोजगार मिलेगा परिवार को। तो ये चीज़ें बताई गई है। अब मनरेगा के मुद्दे क्या है? मनरेगा के मुद्दे ये है कि आपने जाहिर से देखा कि 2020 और 21 में महामारी के समय आई थी। महामारी के समय में लोग गाँव में, शहरों को छोड़ के गाँव में शिफ्ट हुए, तो मनरेगा में लोग काम करने के लिए डिमांड बढ़ गया, मांग बढ़ गया। 13.3 करोड़ लोगों ने इसमें मांग बढ़ाना चालू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि सरकार इसमें आवंटन कम करने लगा, धनराशि 35% की कमी कर दी। अब देखिए, एक तरफ यहाँ पे मांग बढ़ रही है, यहाँ पे दबाव बन रहा है, लोग मनरेगा के तहत रोजगार लेने के लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार क्या कर रही है, धनराशि को कम कर रही है। ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मनरेगा में 2020-21 के लिए जो सरकार के द्वारा बजट संशोधित किया गया है, उसको केवल 4 महीनों में ही आधा खत्म कर लिया गया, आधा। अब ये धनराशि आधा बचा है, बाकी का जो टाइम रहेगा उसमें आधा खर्च होगी। तो आपको इस तरह से, एक तो आपने कम आवंटित किया धन, दूसरा आपने स्टार्टिंग के टाइम में ही ज़्यादा से ज़्यादा आवंटित कर दिया। तो इससे क्या होगी प्रॉब्लम कि आप जो आगे आने वाले टाइम होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम का लाभ मिलने में दिक्कत होगा। उसके बाद अनुमान है कि जॉब धारक, जो कार्ड धारक है, उनको कितना 100 दिन का काम देने के लिए 3 लाख रुपए खर्च की ज़रूरत है, 3 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत है। लेकिन सरकार कितना दे रही है? इसके लिए बहुत कम दे रही है। नेक्स्ट, वादा किया गया था कि 100 दिनों को इसमें क्या मिलेगी। देखिए यहाँ पे क्या सरकार के द्वारा वादा किया गया है, इसमें यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिएगा कि 100 दिनों की रोजगार दी जाएगी वयस्क परिवारों को। लेकिन सरकार के द्वारा दिया कितना जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ 52 दिनों को। इन 52 दिनों को ही काम मिलता है, लेकिन वादा किया गया था 100 दिनों के लिए। तो आपने जो, एक तो 365 दिन में 100 दिन का काम, उसमें भी आपने कटौती कर दिया 52 दिन।
तो इनकी जो आय है वो सीधा सीधा आय आधा हो जाता है। नेक्स्ट जो इशू है इसमें यह है कि 100 दिन की जो आपने काम करने के लिए दिया था, एक तो काम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, पूरा 100 दिन उनको काम नहीं मिलता है। उसके बाद अनियमित आय की कमी, इसमें श्रमिकों को लगातार क्या होती है, कर्ज लेना पड़ता है। 100 दिन की आय 52 दिन आधा, बेचारे को क्या होगा, बेचारे को तो कहीं ना कहीं कर्ज लेना पड़ेगा ना। कर्ज से वो ऋण से क्या होगी, दबाव में आएगा ऋण से कहीं, क्योंकि घर चलाने के लिए तो थोड़ा सा इनकम चाहिए उनको। इनकम के लिए यदि नहीं मिल पा रहा है तो उनको जाना पड़ेगा। मनरेगा में जो व्यय है सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% है, लेकिन विश्व बैंक के अर्थशास्त्री के द्वारा बताया गया था इसको कम से कम, बहुत कम तो कितना करना चाहिए, 1.7 करना चाहिए, लेकिन इसमें कितना किया जा रहा है, 0.47 किया जा रहा है। उसके बाद श्रमिकों को एक तो भुगतान में देरी मिलती है, भुगतान जो वेतन होता है उसमें अनियमित होती है, पर्याप्त भुगतान नहीं होता है, उसको देरी जाती है। तो एक तो आपने डे कम कर दिया, इनको आधा सैलरी आप दे रहे हो, आधे दिनों का काम करवा रहे हो, ऊपर से क्या कर रहे हो, वेतन में देरी कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें इनमें समस्या है। उसके साथ साथ अभी भी 21 राज्यों में से कम जो 18 राज्य है, मनरेगा की जो न्यूनतम मजदूरी है, राज्यों की जो न्यूनतम मजदूरी वेतन है उसको भी कम किया गया है, उसमें भी उतना न्यूनतम मजदूरी नहीं है। तो ये चीज़ भी समस्या, इसके अंदर प्रॉब्लम है मनरेगा के अंदर। अब राइटर के द्वारा आगे की राह बताई जाती है कि मनरेगा स्कीम को किस तरह से करना चाहिए। देखिए मनरेगा स्कीम जो है उसमें बताया गया था कि आपदा के समय, प्राकृतिक आपदा या सुखाड़ के समय 50 दिनों की अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा, क्योंकि जिससे कि फैमिली की जो आर्थिक स्थिति है उस आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए, उनको बैलेंस बनाया जा सके। लेकिन 2020 और 21 क्या है, एक आपदा ही तो है, महामारी क्या चल रही है, एक आपदा ही तो चल रहा है। इस आपदा के दौरान सरकार को क्या करना चाहिए, ये जो 50 दिनों का इनका वादा है इनको पूरा करना चाहिए और लोगों को 50 दिन को अतिरिक्त वेतन देने की प्रावधान करना चाहिए। उसके बाद सरकार को क्या करना चाहिए, जो वेतन दिया जाता है, कार्ड दिया जाता है, उसके कार्यों में कहीं ना कहीं परिवर्तन करना चाहिए। क्योंकि अभी क्या है कि डिमांड बढ़ी है, लोगों को डिमांड बढ़ा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग शहर छोड़ के गाँव में है, लोग शहर छोड़ के गाँव में है, तो इनको रोजगार चाहिए। रोजगार चाहने के लिए सरकार को इसमें नियमित जो उनके नियम है उसमें बदलाव करना चाहिए। इसका आपको डे बढ़ा देना चाहिए। जो 100 दिन को आपने काम ले रहे हैं उसको आपको क्या करना चाहिए, 150 दिन करना चाहिए। या फिर आय जो है, इसका जो वेतन है, वेतन की बढ़ोतरी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको नियम में बदलाव करने की ज़रूरत है, जिससे कि ये जो श्रमिक है, इन श्रमिकों को, ये अकुशल जो श्रमिक है, इनको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो इस महामारी के समय में भी। नेक्स्ट मजदूरी को बढ़ाने की बात की जा रही है, जिससे कि देखिए मजदूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, अब एक किसान की मजदूरी बढ़ेगी, घर का आय बढ़ेगा तो फैमिली क्या करेगी, गरीब फैमिली खर्च बढ़ाना चालू करेगी। जब खर्च बढ़ाना चालू करेगी तो क्या होगा, मांग बढ़ेगा, बाजार में मांग बढ़ेगा तो क्या होगा, मांग बढ़ेगा तो किस चीज़ की उपलब्ध होगी, सप्लाई हो देना पड़ेगा, सप्लाई होगा, सप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उत्पादन करना पड़ेगा। उत्पादन के लिए क्या चाहिए, मजदूर तो चाहिए, लेबर तो चाहिए, लेबर चाहिए। तो इनको जो ये शहरों में से, गांव से शहर में गए हैं, तो गांव से इनको फिर से शहर में आने के लिए इनको जगह मिल जाएगा, रोजगार मिलेगा तो ये साइकिल भी चालू हो जाएगा हमारा। तो इन चीज़ों को हमें करने की ज़रूरत है, सरकार को करने की ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट है, बजट के लिए जो आवंटित किया गया है धनराशि, उसमें वृद्धि करने की ज़रूरत है, जिससे कि तात्कालिक रूप से भुगतान किया जाए, जो नियमित रूप से वेतन दिया जाए, और उसके साथ साथ जो श्रमिक है उनको स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य कर देना चाहिए। क्योंकि ये जो काम करते हैं, ये धूप में काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं जहाँ पे रिस्क होता है, तो कहीं ना कहीं इनको, इनकी जो स्वास्थ्य बीमा है इसको सुनिश्चित करना चाहिए। नहीं तो ये जितना इनकम करेंगे ना, एक बार ये बीमार पड़ेंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, उससे ज़्यादा खर्चा बैठ जाता है। तो जो गरीब है ना, वो बहुत पीछे चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे खर्चा क्यों, इसका पीछे रीजन क्या है, बहुत सारे ऐसे हमारे भारत में अभी भी है जो सरकारी जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है, वो अभी भी नियमित रूप से इलाज नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर इलाज नहीं, विश्वास नहीं है लोगों को। दिल्ली जैसे शहर है जिसमें अब क्या है, सरकारी जो हॉस्पिटल है उसकी स्तर बहुत ऊंचा है, लेकिन एक बिहार, यूपी, यहाँ पे आप जाएंगे तो गाँव में स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं आता है। ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, इन मजदूरों को, श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य करने की ज़रूरत है। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि मनरेगा में क्या प्रॉब्लम है और सरकार को क्या करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं दूसरा आर्टिकल जो है वो
हिमालय क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजना से रिलेटेड है, इसको आप जीएस पेपर 3 के आपदा प्रबंधन से लिंक कर सकते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ यह है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 7 आंशिक रूप से निर्मित जल परियोजना को निर्माण के लिए सिफारिश किया है। किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। कहाँ पे? हिमालय क्षेत्र में, उत्तराखंड के क्षेत्र में। ये देखिए हमारा हिमालय का क्षेत्र है भारत का, ये पूरी हिमालय का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे उत्तराखंड, यहाँ पे ये परियोजना को चालू करने की बात की जा रही है। अब ये परियोजना की चालू करने की बात की जा रही है, इसमें क्या है? आपने देखा होगा कि 2013 में केदारनाथ त्रासदी आई थी। केदारनाथ त्रासदी आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष कमेटी का, निकाय का, समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। इन समिति को गठन इसलिए किया गया था, उन समिति को बताया गया था कि आप एक जांच करिए, क्या जो उत्तराखंड में इतनी बड़ी त्रासदी आई है उसमें ये जो परियोजना चल रही है, ये जो डैम बन रहा है, ये डैम ये बांध डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे इनके द्वारा क्या किया गया? तेजी से प्रभावित अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो कमेटी बताई गई थी, समिति बनाई गई थी, इन समिति ने, एक विशेष निकाय समिति ने क्या बताया कि सरकार आपदा में, इस आपदा को तेजी करने में बांध जो है कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। जब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया कि सरकार को यहाँ पे डैम बनाने के लिए, कोई परियोजना बनाने से वंचित रहना चाहिए। खासकर कहाँ पे? जो 2000 जो मील है उससे ऊपर कहीं ना कहीं इस पे रोकने की ज़रूरत है, आपको इस पे डैम नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अभी के हाल ही में सरकार ने क्या किया है? इस डैम को बनाने के लिए इनकी केंद्र सरकार ने कुछ डिजाइन में परिवर्तन करके इनकी गठन समिति के द्वारा किया गया था कि अभी इन्होंने सिफारिश की है कि हमें डैम बनाना चाहिए। अब डैम बनानी चाहिए, पहले ही सुप्रीम कोर्ट और कहीं ना कहीं कमेटी ने बता दिया था कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक आपदा में कहीं ना कहीं काम आता है। आपने देखा होगा कि हाल ही के समय में बहुत सारे प्राकृतिक आपदा हमारे यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जिस तरह से आपने त्रासदी देखा होगा, इस पेज में देखिए, आपने त्रासदी देखा होगा ऋषिकेश में, जो उत्तराखंड के ऋषिकेश में जो त्रासदी आया था 2012 में, जो आपदा आया था, तो किस तरह से उत्तराखंड में पूरी डैम को बहा के ले चला गया था, ठीक है, जिससे कि 200 लोगों की यहाँ पे मौत हो गई थी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए राइटर के द्वारा ये जो डैम परियोजना बनाया जा रहा है, ये जो जल के विद्युत जल के बनाने के लिए सरकार के द्वारा जो परियोजना रखी गई है, इसका राइटर के द्वारा आलोचना किया जाता है। आलोचना किस स्तर पे किया जाता है? पहला इनका कहना है कि आपको यहाँ पे अल्पकालीन लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन दीर्घकाल में नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि समझिए, अभी के टाइम में क्या है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ग्लेशियर पिघल रहा है। ग्लेशियर जब पिघलेगा तो आपको क्या होगा? नदी में नियमित रूप से पानी नहीं आएगी। जब नियमित रूप से पानी नहीं आएगी तो इन डैम का कहीं ना कहीं अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनके के पास क्या है, डैम में पानी आएगा, पानी आने से ही ये बिजली उत्पादन कर पाएंगे। जब नदियों में पानी नहीं आएगा तो ये बिजली उत्पादन कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अल्पकाल में तो हो जाएगा, लेकिन दीर्घकाल में, आज से 50 साल बाद, 20 साल बाद क्या होगा? इसका कहीं ना कहीं प्रभाव होगा, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं आपको मौद्रिक लाभ हाल ही में मिल जाएगा, लेकिन आगे जाके नहीं होगा। उसके बाद है बांध की स्थिरता पर सवाल। बांध की जो स्थिरता है, बांध कब तक रहेगा, इस पे भी सवाल उठता है, क्योंकि पानी की सुखाड़ होगी, बाढ़ चली जाएगी, तो इन पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद है कि ये हॉट स्पॉट जो बादल फटते हैं, बादल फटने के कारण क्या होता है, नदियों में बहुत सारे ये गाद लेके आते हैं, मलबा लेके आते हैं, ठीक है, बहुत सारे कचरे लेके आते हैं, जिससे क्या होता है, नदी का जो लेयर होता है नीचे से भर जाता है, आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण से बांध का जो स्तर होता है वो भी खतरे में पड़ जाता है। आपने देखा होगा कि कितने जगह पे बांध टूटते हुए दिखा है, कि बादल फटने से बहुत सारे बांध टूट गया है। तो बहुत सारे बांध टूटा है तो कहीं ना कहीं आपको आर्थिक तौर पे तो नुकसान होता है, ठीक है। उसके बाद है सामाजिक विस्थापन। जहाँ पे आप डैम बनाते हैं, जहाँ पे आप बांध बनाएंगे, वहाँ के जो आसपास के लोग हैं, गाँव है, ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा? विस्थापित करना पड़ता है, यहाँ से हटा के कहीं दूसरी जगह। अब बताइए, जहाँ पे वो रहते हैं उनके साथ, उनको संस्कृति के साथ, उनकी भौगोलिक स्थिति के साथ उनकी लगाव हो जाता है, लेकिन यदि उनको चेंज किया जाए, वहाँ से हटा के दूसरी जगह पे उनको स्थापित किया जाए, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं वो अलग जुड़ाव महसूस करेंगे। आप ही मानिए कि आप जहाँ जिस गाँव में रहते हैं या आप जहाँ रहते हैं, यदि आपने मुखर्जी नगर में कोई इलाका में रहते हैं या आप किसी गांव में रहते हैं, वहाँ से आपको चेंज करके दूसरे गांव में शिफ्ट कर दिया जाए, तो आप, एक होता है ना कि फेमियर नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं
झिझक होती है आपको, या फिर आप देखते हैं ना दूसरे के घर में आप जाते हैं गेस्ट बन के, तो 1-2 दिन से ज़्यादा आपको वहाँ पे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप वहाँ से रूबरू नहीं रहते हैं। ये जो लोग हैं जो जिनको विस्थापित किया जाता है, कहीं न कहीं उनकी आजीविका पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उनकी समुदाय की, स्थानीय समुदाय की आजीविका पे भी इसको प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये जो डैम है, ये डैम क्या होता है कि कहीं बाँध टूट गई, या फिर जो जहाँ से जल जाता था वहाँ से जल नहीं जाएगी, तो किसानों की खेती नहीं हो पाएगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इशू जताई जाती है, मुद्दे जताए जाते हैं। उसके बाद राइटर के द्वारा बताया जाता है कि प्राकृतिक आपदा और पर्यावरण के लिए जो संवेदनशील है, प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरण के लिए जो संवेदनशील है, उससे क्या होता है, ये जो परियोजना होता है, इससे कहीं न कहीं बाढ़ की बढ़ती है समस्या, भूस्खलन बढ़ता है, हिमालय में लैंडस्लाइड आपको तीव्र रूप से देखने के लिए मिलता होगा। सिक्किम का एक एग्जाम्पल राइटर के द्वारा बताया जाता है कि सिक्किम में लोकल लोगों के द्वारा बताया गया है कि इसमें डैम बनाने के कारण यहाँ के जो पहाड़े हैं, पहाड़ में क्रैक सी दिखी है, यहाँ पे लैंडस्लाइड होना स्टार्ट हो गया है। तो इससे आपने देखा है कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा के जन्म ही देता है ये डैम बना के। ढलान के डूबना मतलब पहाड़ नीचे जाना, क्योंकि ये जो बिजली घर है इनके साथ कनेक्शन किया जाता है डैम का, तो ये कहीं ना कहीं इसको पहाड़ों को कमज़ोर करता है, जिससे उसके बाद है आर्थिक रूप से इनका भी प्रॉब्लम होती है। आर्थिक रूप से क्या होता है, देखिए जब तक ये निर्माण होगा, ये इनका जब तक निर्माण होगा तब तक बिजली की लागत क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको अभी पता होगा कि सोलर एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं, सौर ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं, पवन ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं, इससे बिजली प्राप्त करना भी सस्ता हो गया है। अभी के प्रेजेंट के समय में आप डैम से आप हाइड्रो परियोजना है उसके माध्यम से बिजली सस्ते मिल जाएगा, लेकिन ये जो यहाँ पे जो नया टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, जो रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी है, वो आगे आने वाले टाइम में क्या होगी, सस्ती होगी, तो इसकी महंगाई बढ़ जाएगी। उस टाइम में आपको ये लेने वाले नहीं होंगे। सभी आजकल के डेट में कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, ये सौर ऊर्जा की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, पवन ऊर्जा की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप भारत के लिए पोटेंशियल भी है, भारत का क्षमता भी है सौर ऊर्जा के लिए, राइट। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है। अब राइटर के द्वारा निष्कर्ष बताया जाता है कि निष्कर्ष में क्या करना चाहिए। निष्कर्ष में क्या करना, राइटर के द्वारा बताया जाता है इसको सामाजिक रूप से एक विचार करने की जरूरत है, और पर्यावरण के परिणामों के अनुकूल होना चाहिए। आपको पर्यावरण के परिणाम जो है उनकी आकलन करना चाहिए कि इससे क्या खतरे होंगे। आप बिना रिस्क को झेले हुए, बिना रिस्क को आकलन किए हुए ये काम नहीं कर सकते। उसके बाद है कि पर्यावरण और प्रकृति महत्व को भी ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, क्योंकि यदि आपने डैम बना दिया और कहीं से ऐसा प्रकृति है, संस्कृति रूप से कोई मंदिर है या फिर कोई पहाड़ है जो टूट जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी विरासत को ही नुकसान होती है, आपको उसके पे ऊपर ही नुकसान हमें झेलने के लिए मिलता है। इस चीज़ों को राइटर के द्वारा बताया जाता है कि इन पे ध्यान रख के ही ये डैम के लिए सरकार को योजना पे फिर से एक बार सोचने की ज़रूरत है। तो हमने आर्टिकल डिस्कस किया, 2 आर्टिकल डिस्कस किया। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि आज आपको कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है और कौन सा क्वेश्चन आपको लिखना है। मनरेगा से संबंधित है, आज हमने डिस्कशन भी किया था। मनरेगा ने ग्रामीण किसानों और भूमिहीन मजदूरों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य किया है। कथन के परिप्रेक्ष्य में मनरेगा से संबंधित चुनौतियां पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आज सॉल्व करना है, और बोधा आईएएस जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, WAP आंसर राइटिंग प्रोग्राम से रिलेटेड जो उसका टेलीग्राम चैनल नीचे में आपको मिल जाएगा, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है, दोनों जगह पे दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में 2 टेलीग्राम चैनल रहेगा, एक ऑफिशियल करके रहेगा और एक आपका रहेगा कि आंसर राइटिंग प्रोग्राम से संबंधित। आंसर राइटिंग प्रोग्राम आप ये क्वेश्चन का आंसर लिख के उस टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं। हम भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपका आंसर को, और यहाँ पे मैं फीडबैक भी दूंगा। और हो सकता है कि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो साथी रहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं बहुत दिनों से या फिर कर रहे हैं, तो वो भी आपके आंसर को कहीं ना कहीं इवैल्यूएट करेंगे, रिव्यू करके आपको यहाँ पे बताएंगे। तो ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये आपको आंसर लिखने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। उससे पहले कि आप बोधा एस को सब्सक्राइब कर ले यूट्यूब चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।